जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर। यहाँ पर बड़ी अपडेट पहले ही मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो 6 विधायक थे जो क्रॉस वोटिंग किए थे राज्यसभा में, जिसको हमने अपडेट भी किया हुआ था, आप लोगों को बताया भी हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी 5 विधायक 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण विधायक थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य और राम मंदिर वगैरह को लेकर बीजेपी के लिए, बीजेपी के समर्थन में एक तरह से कहें तो क्रॉस वोटिंग कर दी थी। उसी तरह कांग्रेस के भी 6 बागी विधायक जो थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में की थी। आज उन्हीं पर स्पीकर मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है और बहुत समय बाद ऐसा कुछ हुआ है कि किसी विधायक की सदस्यता रद्द की गई हो। तो पूरा डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी बाउंडर के बीच 6 बागी विधायकों पर ये एक्शन जो हुआ है, इससे जो लोग कहते थे कि लोकतंत्र नहीं है भारत में, कुछ भी चलता है, तो ये उनके लिए एक इशारा है कि बेटा लोकतंत्र कभी भारत में अब समाप्त नहीं हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से सियासी घमासान मचा हुआ था। कांग्रेस ने अब इन बागी विधायकों पर कार्रवाई की है। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के इन 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया, इन विधायकों के भविष्य पर फैसला सुनाया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दल बदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी। तो ये दल बदल कानून जो होता है इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में बता देंगे। तो इसी दल बदल कानून के अंतर्गत याचिका दायर की गई थी और अयोग्य ठहराने की बात की गई थी और अब उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया है। तो ये जो चर्चा में आया हुआ है दल बदल कानून, इसी पर हम पूरा लेक्चर डिपेंड करने वाले हैं, इसी को पूरा हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चर्चा में क्यों है, आपको मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या है दल बदल कानून। आपको बताते हैं कि पिछले साल 2022 की हम बात करेंगे, 1-2 साल पीछे जाएंगे तो 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया था। उसकी जगह दूसरी सरकार का गठन हुआ था, जिसमें शिवसेना का एक गुट जो था शामिल हो गया था इसके साथ, भाजपा के साथ। शिवसेना से अलग हुए जो गुट थे उसके नेता थे एकनाथ शिंदे और वर्तमान समय में वही महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री हैं। जबकि शिवसेना किसकी थी, उद्धव ठाकरे की थी, और उनके कुछ विधायक जो थे एक सीमा के साथ चले गए थे। और इसके बाद ठाकरे समूह द्वारा महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के इस्तीफे से पूर्व विश्वास प्रस्ताव के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। अयोग्यता की स्थिति में न केवल शिवसेना विधायकों पर बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के पद पर भी इसका असर पड़ने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि बहुमत शिंदे के पास था। और इसलिए आपको बता दें कि जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है वो भी एकनाथ शिंदे के पास हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट में जो आज की घटना है उसमें हम हिमाचल प्रदेश की बात आपके साथ की है और हिमाचल प्रदेश को परिदृश्य में रखते हुए हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों यानी सांसदों, विधान सदस्यों यानी कि विधायकों को दंडित करता है, यानी कि उनको पनिश करता है। विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ दिया था। तो ये कब आया था, तो 1985 में दल बदल कानून आया था। किसमें, संविधान की 10वीं अनुसूची में आया हुआ था। 10वीं अनुसूची क्या है, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। यानी कि 52 यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून आया था। मैंने 3 से 4 बार इसको रिपीट किया है, अब भी भूलेंगे तो ये आपकी गलती है। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है। यह वर्ष 1967 के आम चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गिराने की प्रक्रिया हुई थी और इसके बाद ये प्रक्रिया 1985 में लाई गई। इसके तहत सांसदों विधायकों को दंडित नहीं किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि यह सांसदों विधायकों को दल बदल के लिए दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति देता है। साथ ही दल बदल वाले सांसदों का समर्थन या उन्हें स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं किया जाता। वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता है। और यही काम हुआ था कहाँ पर, महाराष्ट्र में।
क्या हुआ था कि वहाँ पर 1/3 से ज़्यादा सदस्य जो थे दूसरे दल में चले गए थे, तो इसको क्या माना जाता है? विलय माना जाता है। विलय का मतलब होता है कि उसी पार्टी में मिल जाना। लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया और अब कानून की नज़र में वैधता के लिए किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना अनिवार्य है। यानी कि पहले 1985 में 1/3 था, फिर 2/3 हो गया। ठीक है। कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है, यानी कि इस पर कोर्ट भी विचाराधीन होता है। कोर्ट भी इस पर अपनी बातें रख सकता है अगर कोर्ट में याचिकाएं दायर होती हैं तो। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि जो कोर्ट है, न्यायपालिका क्या है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उनके द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। हालांकि कानून ऐसी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले का फैसला करना अनिवार्य होता है। यानी कि किसी भी समय वो कर सकता है इसके ऊपर, और ऐसा ही किया गया। मतलब 2-3 दिनों से मामला चल रहा था और आज ही आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इनको सदस्यता इनकी रद्द कर दी गई। दल बदल का आधार क्या होता है? एक स्वैच्छिक त्याग होता है, एक निर्देशों का उल्लंघन होता है, एक निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। स्वैच्छिक त्याग क्या होता है? यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना चाहता है तो इसे स्वैच्छिक त्याग कहते हैं, मतलब अपनी इच्छा से छोड़ रहा। निर्देशों का उल्लंघन, यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल अथवा ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किए गए किसी आदेश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है। ठीक है, ये निर्देशों का उल्लंघन हो गया। और एक होता है निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य क्या होता है? यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से निर्वाचित, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो किसी भी सिंबल पर ना हो। मनोनीत सदस्य क्या होता है? यदि कोई नामित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, मनोनीत का मतलब होता है हर विधानसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, हर जगह मनोनीत किए जाते हैं, जो जबकि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता, मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इनके बारे में कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। दल बदल का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहली बात होती है चुनावी जनादेश का उल्लंघन, यानी कि जनता किसी और को मानकर चुनती है और आप किसी और में चले जाते हैं। यानी कि जो विधायक एक पार्टी के लिए चुने जाते हैं और फिर मंत्री पद या वित्तीय लाभ के प्रलोभन के कारण दूसरी पार्टी में जाना अधिक सुविधाजनक समझते हैं तथा पार्टी बदल देते हैं, इसे दल बदल के रूप में जाना जाता है या चुनावी जनादेश का उल्लंघन माना जाता है। सरकार के सामान्य कामकाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कुख्यात आया राम गया राम नारा 1960 के दशक में विधायकों द्वारा लगातार दल बदल की पृष्ठभूमि में गढ़ा गया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि बिहार की हम बात करते हैं, नीतीश कुमार की, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए 3 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 1-1.5 साल बचे हुए हैं, तो उन सालों में क्या करेंगे? क्या एक आध बार और पलटी मारेंगे? कोई गारंटी नहीं है। और सदन में, विधानसभा में, बिहार विधानसभा में जो तेजस्वी यादव हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने ये भी कहा था कि आप जब भी आएंगे हमारे दरवाजे खुले हैं, आपका स्वागत रहेगा। और बीजेपी को उन्होंने एक तरह से धमकी भी दी थी कि क्या ये फिर नहीं पलटेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा, मोदी जी लेंगे। तो ये वाला डायलॉग इनका फेमस भी हुआ था। तो यानी कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर आरजेडी और जेडीयू की सरकार बन सकती है भविष्य में। तो कुछ भी कहा जा सकता है, नहीं है। ठीक है, दल बदल के कारण सरकार में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रशासन प्रभावित होता है। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? यानी कि दल बदल विधायकों की खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है, यानी कि पैसे के दम पर खरीदना, जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ होता है। दल बदल विरोधी कानून को चुनौतियां किस प्रकार से दी जाती हैं? तो कानून का जो पैराग्राफ 4 है, इसमें कहा गया है कि दल बदल विरोधी कानून के पैराग्राफ 4 में ये कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय करता है तो उसके सदस्य अपनी सीटें नहीं खोएंगे, यानी कि विलय करते वक्त नहीं खोया जाएगा। लेकिन इस विलय के लिए सदन में उस पार्टी के पास कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, जो कि पीछे हमने बताया। पहले 1/3 होता था, फिर 2/3 हो गया। कानून यह नहीं बताता कि विलय करने वाली पार्टी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आधार है या नहीं है। कानून बनने के बाद सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करना पड़ता है और उन्हें अपने निर्णयों से वोट देने की आज़ादी नहीं होती है। दल बदल विरोधी कानून ने विधायकों को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक दल के प्रति जिम्मेदार ठहराकर जवाबदेही की श्रृंखला को बाधित कर दिया। यानी कि
अपनी पार्टी के प्रति वफादार बनने की कोशिश करवाता है। ठीक है, दल बदल विरोधी मामले में सदन के सभापति या अध्यक्ष के निर्णय की समय सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है। कुछ मामलों में 6 महीने और कुछ में 3 वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो अवधि समाप्त होने के बाद निपटाए जाते हैं। विभाजन की कोई मान्यता भी नहीं है। 51वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2004 के कारण दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया है। हालांकि यह संशोधन किसी पार्टी में विभाजन को मान्यता नहीं देता, बल्कि इसके बजाय विलय को मान्यता देता है। अगर हम बात करें कि केवल सामूहिक दल बदल की अनुमति होती है तो क्या होता है, यह सामूहिक दल बदल यानी कि एक साथ कई सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन करना की अनुमति देता है। लेकिन व्यक्तिगत दल बदल बारी बारी से या एक एक करके सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की अनुमति नहीं देना है। यानी कि अगर आपको जाना है तो 2/3 लोग एक साथ जाइए, अगर एक एक करके जाएंगे तो सबकी सदस्यता जाने वाली है। अतः इसमें निहित खामियों को दूर करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने चिंता जताई कि यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधि के दौरान उसे नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। बहस और चर्चा को बढ़ावा देने के बजाय भारत के दल बदल विरोधी कानून ने पार्टियों और आंकड़ों पर आधारित लोकतंत्र का निर्माण किया है। इसमें संसद में किसी भी कानून पर होने वाली बहस कमजोर हो जाती है तथा असहमति एवं दल बदल के बीच अंतर नहीं रह जाता है। आगे क्या क्या हो सकता है, अगर हम विशेषज्ञों की बात माने तो कई विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिया है कि कानून केवल उन वोटों के लिए मान्य होना चाहिए जो सरकार की स्थिरता का निर्णय करते हैं। उदाहरण वार्षिक बजट का अनुमोदन अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होना। राष्ट्रीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग यानी कि NCRWC सहित विभिन्न आयोगों ने सिफारिश की है कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय पीठासीन अधिकारी के बजाय राष्ट्रपति यानी कि सांसदों के मामले में अथवा राज्यपाल जो विधायकों के मामले में द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें राज्यपाल की बात करेंगे तो फिर वो तो केंद्र सरकार का ही पक्ष लेंगे, तो यानी कि जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसी के पक्ष में फैसले, यानी कि बायस हो सकता है मेरी नज़र में। ठीक है, बाकी संवैधानिक प्रक्रियाएँ हैं वो अपना समझेंगे। होलोहन के फैसले में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था कि अध्यक्ष का कार्यकाल सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन पर निर्भर है, इसलिए वह ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। होलोहन के फैसले में न्यायमूर्ति वर्मा ने क्या कहा था, अगर हम बात करें तो अध्यक्ष ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन पर निर्भर करता है। अच्छा, अभी हमने एक शब्द प्रयोग किया, होलोहन। तो होलोहन क्या है, इसको अगर हम बात बताएं तो होलोहन एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था मामले में, जिसमें दल बदल विरोधी कानून से जुड़े इस फैसले में एक तरह से कहा जाए तो स्पीकर की शक्तियों पर बड़ा निर्णय लिया गया था। तो क्या था, इसको अगर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको रीड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए बताते हैं। इसके पूरे नाम की हम बात करें तो इसे किहोतो होलोहन केस कहा जाता है। हालांकि इस कानून के तहत स्पीकर के विवेकाधिकारों और शक्तियों को चुनौती दी गई थी। नागालैंड के किहोतो होलोहन नामक एक नेता ने इस कानून को चुनौती दी थी। वह 3 बार विधायक बने थे, इसलिए इस केस को किहोतो होलोहन केस के नाम से जाना जाता है, यानी कि 3 बार के विधायक थे, 15 साल। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी, जिसमें 3-2 से फैसला आया था। न्यायालय के सामने प्रमुख सवाल ये था कि क्या स्पीकर को दी गई शक्तियां संविधान की मूल संरचना के विपरीत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया था। हमने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस को पहले डिस्कस किया है, बहुत पहले, करीब 6 महीने पहले। ठीक है, जिसमें न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया था कि संविधान के कुछ मूलभूत चीज़ों को किसी संशोधन के जरिए बदला नहीं जा सकता है। जस्टिस MN वेंकटचलैया और के जयचंद्र रेड्डी ने बहुमत पक्ष वाला फैसला लिखा था। इसमें जजों ने दल बदल विरोधी कानून में स्पीकर की शक्तियों को जायज़ ठहराया था। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष सभापति का महत्वपूर्ण स्थान होता है और वे सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक होते हैं। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे संसदीय लोकतंत्र में दूरगामी निर्णय लेंगे और वे करते भी हैं। इसलिए 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें सवालों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना अपवाद नहीं माना जाना चाहिए और इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष सभापति जो थे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था। अच्छा, ये जो होलोहन केस की हम बात कर रहे हैं उसी में हम बात करते हैं। तीनों जजों ने यह भी कहा था कि 10वीं अनुसूची में जो ये प्रावधान किया गया है वह सैद्धांतिक है और अनैतिक राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र के ताने बाने को मजबूत करने के इरादे से लाया गया है। हालांकि 5 जज इस दलील के समर्थन में नहीं थे। जस्टिस ललित मोहन शर्मा और JS
वर्मा ने इसके विरोध में फैसला लिखा था। उन्होंने कहा था कि चूंकि स्पीकर तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसको समर्थन करने वाले सदन में बहुमत में हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति पद को अंतिम निर्णय लेने वाली अथॉरिटी नहीं घोषित किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि स्पीकर स्वतंत्र निर्णायक अथॉरिटी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। जजों ने आगे ये भी कहा था कि सदन के सदस्यों की बर्खास्तगी से जुड़े विवाद पर स्वतंत्र फैसला लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण है और यह संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। ऐसे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी स्पीकर को देना इसका उल्लंघन है। हालांकि चूंकि ये अल्पमत का फैसला था, इसलिए इसे नहीं माना गया था। तो उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है, तो उस पर हमने आपको ये डिटेल में चर्चा की कि दल बदल कानून क्या है। साथ ही साथ हमने आपको होलो हॉर्न केस के बारे में भी बता दिया, जिससे कि आप 2-3 चीज़ें एक साथ समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, अगले प्रोग्राम के लिए, अगले एपिसोड के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।